अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और आप और मैं अभी तक मिलके एसिड्स और बेसिस को पढ़ रहे थे और अब हम क्योंकि वन स्टेप फर्दर जा चुके हैं तो अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स को। काफ़ी बातें हम सॉल्ट्स की कर भी चुके हैं। आज हम आएंगे और देखेंगे कि सॉल्ट्स की प्रिपरेशन किस तरह की जाती है, कैसे लेबॉरेटरी में उनको बनाया जाता है। सॉल्ट्स को बनाने के जो दो तरीके हैं उन पे बात करेंगे और सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं इस पे बात करेंगे और मज़ीद भी देखेंगे कि किस तरह इनको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ और इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की कि आज हम पढ़ने लगे हैं कि सॉल्ट्स की प्रिपरेशन किस तरह करनी है, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से करनी है। सॉल्ट्स को जब हमने मैन्युफैक्चर करने की तरफ आना है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको केमिस्ट्री लैब में ले जाया जाए और कहा जाए कि यहाँ पे आपने सॉल्ट बनाना है। अब जिसको तो तरीका आता होगा सॉल्ट को बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का, वो तो बड़े आराम से क्या करेगा, सारे के सारे रिएक्टेंट्स उठाएगा और सॉल्ट बना के दिखा देगा और साथ ही साथ सॉल्ट के क्रिस्टल्स भी बना के दिखा देगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम पढ़ें और हम सीखें कि हमने सॉल्ट्स किस तरह से बनाने हैं। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जो आपके सॉल्ट्स होते हैं वो दो तरह के तरीक़ों से बनते हैं। एक तो तरीका ये है कि आपका सॉल्ट अगर वाटर में सॉल्युबल है तो आप उसको वाटर के सॉल्युबिलिटी के साथ बनाएंगे और बाद में वाटर हो या कोई और आप सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, आप उस सॉल्वेंट को क्या करेंगे, एवेपोरेट कर देंगे, जिसकी वजह से आपके पास पीछे कंटेनर में सिर्फ सॉल्ट रह जाएगा। ये तो है एक तरीका। दूसरा तरीका होता है उन सॉल्ट्स को बनाने का जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, ना वाटर में सॉल्युबल ना किसी और चीज़ में सॉल्युबल। उनकी सॉल्युबिलिटी फैक्टर, इसका मतलब है कि सॉल्ट्स की ये डिटरमिन करती है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग का तरीका क्या है। अगर सॉल्ट सॉल्युबल हैं इसका मतलब है कि उनको बनाने का तरीका डिफरेंट होगा और अगर आपके यही सॉल्ट्स इनसॉल्युबल हैं तो उनको बनाने का तरीका फिर से हो जाएगा डिफरेंट। वही तरीके हैं जो हम लेबॉरेटरी में परफॉर्म करते हैं, उन्हीं तरीकों पे हम बात करते हैं तो हम थोड़ी सी केमिकल रिएक्शंस भी लिख देते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। केमिस्ट्री है, केमिकल रिएक्शंस हमें जब आ जाएंगे ना तो हम अपने आप को बड़े आराम से केमिस्ट कह सकते हैं, किसी को भी वो चीज़ें समझा भी सकते हैं। तो परेशान नहीं होना आपने। सॉल्ट्स की जब बात करेंगे हम तो कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनमें से काफ़ी रिएक्शंस आप पहले पढ़ चुके हैं। हमने जब एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, तो उसमें काफ़ी ऐसे रिएक्शंस थे जो हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि प्रोडक्ट में सॉल्ट बन रहा है। तो एक तो आपको इस लेक्चर से समझ आ जाएगा कि सॉल्ट्स को बनाना कैसे है और साथ ही साथ आपका वो पिछला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग बात। तो मुश्किल तो ना हुई ना केमिस्ट्री, आपने तो सिर्फ हर चीज़ को रिलेट करके कि हर चीज़ को कोरिलेट करके चलना है। हर चीज़ का जो पहले से आती है उसको जोड़ें, उससे जो नहीं आता आपको सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। तो केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, केमिस्ट्री बहुत आसान है। जो चीज़ें आती हैं उन्हीं से हम आगे कंटिन्यू करके उन चीज़ों तक पहुँचते हैं जो हमें नहीं आती। सबसे पहले हम बात करेंगे उन सॉल्ट्स की जो कि सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात करेंगे कि हम इनको मैन्युफैक्चर किस तरह से करते हैं। सॉल्युबल सॉल्ट्स में सबसे पहले, अभी मैं रिएक्शन भी पढ़ाने से पहले अगर आपसे पूछूं कि कितने तरीके पढ़े आपने अभी तक सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने के, जिसमें बहुत ही वाज़ेह तौर पे बहुत ही क्लियरली आपको बताया गया कि बेटा सॉल्ट बन रहा है, स्टूडेंट सॉल्ट बन रहा है, तो आपको याद आ जाएगा। एक तो हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे को करते हैं न्यूट्रलाइज और रिजल्टेंट कंपाउंड आपके पास बन जाता है सॉल्ट। दूसरा कौन सा उसका प्रोडक्ट था, वाटर। वाटर आपने भूलना नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर लाजमी बनता है। एक और रिएक्शन है जिसको हमने थोड़ा सा पीछे जाए तो आपको याद आएगा, स्टडी किया था, मेटल से हमने बनाया था सॉल्ट। मेटल लिया था, एसिड लिया था, हमने मेटल को पॉजिटिव पार्ट कंसिडर किया, एसिड का नेगेटिव पार्ट लिया और हमने सॉल्ट बना दिया। तो अब हम बात करते हैं इन्हीं दो मेथड्स पे और इन्हीं के जब केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो आपको देखिएगा कैसे फिर समझ आते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमारे पास पहले ही है। तो अब हम जब पहले बात करेंगे मेटल वाले रिएक्शन की, जिसमें हमने मेटल का पॉजिटिव पार्ट लिया और हमने अपना एसिड का नेगेटिव पार्ट लिया, तो आपने इसका नाम याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है, वैसे भी केमिस्ट को पता होना चाहिए। इसको कहते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड इसको क्यों कहते हैं, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर तक। सबसे पहले हम इस रिएक्शन को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका हमेशा एसिड
आपके मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जो भी मेटल आपके पास दिया हुआ है, और मेटल के पास रिएक्ट करने से ये होगा कि ये देखें आपके पास कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, इंपॉर्टेंट एसिड। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, कुछ चीजें केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होंगी, हर दफा उनको अलहदा याद करने के बजाय एक ही दफा इकट्ठा याद कर लो। तो HCl का रिएक्शन मैंने करवा दिया मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम क्या है, हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है। अब मैग्नीशियम के साथ मैंने रिएक्शन करवाया, और मैग्नीशियम सबसे पहले तो आप याद करें कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। मैग्नीशियम आपको याद आएगा कि आपके सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, जिसका मतलब ये है कि इसकी वैलेंसी होती है 2। क्या बात की मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, जिसका मतलब है कि मैग्नीशियम के जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जो ग्रुप नंबर होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। 2 क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अब क्योंकि कम हैं, मैग्नीशियम को चाहिए 8 पूरे करने के लिए 6 और मैग्नीशियम को लेने पड़ेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल काम है, 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान काम है, इसलिए मैग्नीशियम क्या करेगा, आयन बना देगा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से निकाल के। मैग्नीशियम का बन जाएगा स्टूडेंट्स आयन, जिसके ऊपर चार्ज होगा 2+। क्योंकि मैग्नीशियम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, इसलिए आप जो चार्ज इसके ऊपर लिख देंगे वो होगा 2+। तो हमें पता लग गया कि हमारे पास सॉल्ट के लिए जो कैटाइन है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है, वो कौन सा है, मेटल है। ठीक है, मेटल आप देख लें, मैंने इसी तरह से मैग्नीशियम लिख दिया, मैग्नीशियम मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब आप उसके साथ देखें कि मैंने दूसरी क्या चीज़ अटैच की है। एसिड के रिएक्शंस में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी एक एसिड एक स्ट्रॉन्ग मेटल हो या जो भी मेटल हो ना, जब भी एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आपका एक कॉमन प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस, वो लिबरेट होती ही होती है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी, ये है वो हाइड्रोजन गैस स्टूडेंट्स, जिसकी हमने पहले भी बात की, जिसके साथ एक एरो लगा देते हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये गैस एवेपोरेट कर जाती है, ये रिएक्शन मिक्सचर में नहीं रहती। तो आपने देखा कि हमने ये बात रिवाइज कर लें कि हमारे पास एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये मेटल्स की भी प्रॉपर्टी बन जाती है कि जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये आपके पास एसिड की प्रॉपर्टी भी बन जाती है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपके पास यही चीज सॉल्ट की प्रिपरेशन का तरीका भी बन जाता है। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, मैग्नीशियम के साथ हमने नेगेटिव पार्ट अटैच कर देना है एसिड का। एसिड का नेगेटिव पार्ट कौन सा है, Cl। मैग्नीशियम क्लोराइड किस तरह से बना है इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें, हमने बात की थी कि चार्जेस होते हैं, मैग्नीशियम पे 2+ का चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस का चार्ज होता है। ये चार्जेस क्योंकि क्रॉस हो जाएंगे, मैग्नीशियम के साथ वो चार्ज आएगा स्टूडेंट्स जो कि क्लोरीन का चार्ज है, वो है -1। हम लिखते नहीं होते, इसलिए मैग्नीशियम के साथ कोई नंबर हम नहीं लिखते। जहां कोई नंबर नहीं दिया इसका मतलब है सपोज आपने यही करना है कि वहां पे 1 है। साथ ही आप देखें मैग्नीशियम पे है 2 पॉजिटिव का चार्ज, 2 का चार्ज है, 2 आपके क्लोरीन के साथ लिखा आ जाएगा, और फाइनली आपके पास जो कंपाउंड बन गया, जो सॉल्ट बन गया, वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरा रिएक्शन मैंने आपके लिए छोड़ा है कि आप इसको देखेंगे सबसे पहले, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब था। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो मेटल है वो डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करने का मतलब होता है हटाना, उसकी जगह से हटाना। तो आपका जो मेटल है वो डिस्प्लेस करेगा इसको, क्लोरीन को, नेगेटिव पार्ट को एसिड के अंदर से, और उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। ये है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्प्लेसमेंट हो गई, एक चीज हटी दूसरी आके अटैच हो गई। तो क्या हुआ, HCl में हाइड्रोजन हटा, साथ आपका मैग्नीशियम आके अटैच हो गया, डिस्प्लेस हो गया हाइड्रोजन, मैग्नीशियम अटैच हो गया। इस तरह से आपका मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोडक्ट बन गया जो कि हमारे पास सॉल्ट है। तो हमने क्या बात की कि जब भी हम किसी भी एसिड को, कोई भी एसिड ले लें, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, जब भी आप उसका रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवाएंगे, मेटल उसी को याद होंगे स्टूडेंट्स जो पहले 20 एलिमेंट्स याद करेगा पीरियोडिक टेबल के, उसको कुछ मेटल्स के नाम याद रहेंगे। पहला ग्रुप भी याद होना चाहिए, पहले ग्रुप में सारे मेटल्स हैं, दूसरे ग्रुप में सारे के सारे मेटल्स हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारा जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एसिड कौन सा है और मेटल कौन सा है। सिर्फ ये याद रखने की इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एसिड कौन सा यूज हो रहा है, HCl यूज कर लें, H2SO4 कर लें। हमने पहले ही बात की है कि एसिड्स हमारे पास 2 ही इंपॉर्टेंट हैं, HCl और H2SO4, उसी को याद रख लें, उन्हीं को बार बार कर लें यूज।
दूसरा मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है, स्पेसिफिकली फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में से जो मेटल्स हैं उनको याद रखें, और ये बात याद रखें कि फर्स्ट ग्रुप में भी आपके पास सारे मेटल्स हैं, उनके भी नाम याद कर लें। तो यहाँ पे कोई भी मेटल लिखते हैं, साथ कोई भी एसिड लिख लें, रिएक्शन आपका यही होगा। और रिएक्शन में होगा क्या कि आपके पास रिजल्टेंट जो चीज़ बनेगी वो है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि आपकी प्रॉपर्टी है, जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, बहुत ही धमाकेदार किस्म का रिएक्शन होता है, इस वजह से इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही होती है। ये बात याद रखनी है, इस बात से इसकी ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो मेटल के साथ आपका जो रिएक्शन होता है ना, एसिड का, एसिड खुद एक्सप्लोसिव है, फिर मेटल भी स्ट्रॉन्ग मेटल, तो इस वजह से क्या होता है कि एक्सप्लोसिव रिएक्शंस हो जाते हैं, बहुत ही सवेयर रिएक्शंस होते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, वाटर जैसी चीज़ निकलने वाली खूबसूरत चीज़ें इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो आपका मेटल है जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा आपके पास बनेगा सॉल्ट और आपके पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ये जो पहला रिएक्शन हमने देखा इसमें हमने ये किया कि ये जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट की, आपको याद हो गया होगा कि हाइड्रोजन गैस हमारी कहाँ से आई, इस एसिड में से। इस हाइड्रोजन गैस को हमने कर दिया लिबरेट, या इस रिएक्शन का अगर नाम लें हमने कर दिया डिस्प्लेस किया, इसको इसकी जगह से हटा दिया और उसकी जगह हमने मेटल अटैच करवा दिया। मेटल अटैच हुआ, हाइड्रोजन की एच हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल गया, आपके पास मैग्नीशियम रह गया और क्लोरीन रह गया, इन दोनों की अटैचमेंट से मैग्नीशियम क्लोराइड आपके पास सॉल्ट बन गया। नाम याद रखने, नाम इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में वैसे भी कंपाउंड्स के, प्रोडक्ट्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मैं ये नहीं कह रही कि सारे के सारों के नाम एक ही दफ़ा याद कर लें, लेकिन जो रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं कोशिश किया करें उनमें जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो नाम आपको लाजमी आने चाहिए। दूसरा रिएक्शन मैंने लिखा है आपके लिए ताकि आप इसको सॉल्व करें मेरे साथ। HCl का रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम के साथ। HCl क्या चीज़ है? HCl हमारे पास एसिड है। सोडियम क्या चीज़ है? मेटल है। जिसको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आते हैं उसको पता है कि सोडियम मेटल है, जिसको फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं उसको पता है कि सोडियम मेटल है। रिएक्शन कराएंगे वही चीज़ होगी। सबसे पहले मैंने आपको हमेशा कहा है कि कॉमन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको लिबरेट कर दिया करें। कॉमन प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट साइड पे लिखा करें, इससे आपको क्या होगा, बाकी प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट करने में आसानी होगी। तो मेटल के रिएक्शन में एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ये बात हमने पहले भी इतनी दफ़ा की है। तो हाइड्रोजन करवाएं लिबरेट, बाकी क्या रह गया आप ये देखें, हमने HCl का हाइड्रोजन लिया और हमने क्या किया कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट करा दिया। पीछे क्या चीज़ रह गई है? सोडियम रह गया, क्लोरीन रह गया। सोडियम हो और क्लोरीन हो और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। मशहूर ज़माना सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम अपना टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इससे आपने याद रख लेना है इस रिएक्शन को भी। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। आपकी बुक में ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, लेकिन सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कराया। जो भी याद रह जाए बुक में लिख लीजिएगा। बस कोशिश ये करनी है कि जो आपका रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, और बैलेंस होने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे HCl के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन इस तरफ 2 हैं, और साथ सोडियम के साथ भी लगा देंगे 2। इस तरह से आपके पास ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो हो गया बैलेंस, क्योंकि सोडियम भी आप देख लें 2 हैं रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हैं। क्लोरीन देख लें 2 हैं रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हैं। हाइड्रोजन भी 2, उस तरफ भी 2। इस तरह से आपका ये रिएक्शन हो गया है बैलेंस। आपने याद रखना है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को बैलेंस कर लेना है। बैलेंसिंग हमने पहले ही सीखी हुई है, और साथ ही साथ हमने डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी आज सीख लिया। ये तो हो गया कि अगर आपका एसिड रिएक्ट कर रहे हैं मेटल के साथ तो क्या होगा। सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ये जो हाइड्रोजन गैस है MCQ में पूछा जा सकता है, इसलिए आपने याद रखना है एसिडिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सॉल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगली बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन मेथड की। न्यूट्रलाइजेशन मेथड मशहूर ज़माना, कितनी दफ़ा बात की, जब भी एसिड्स और बेसिस की बात की हमने यही कहा कि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करती है, मतलब कि एसिड बेस का इफेक्ट खत्म करती है, बेस एसिड का इफेक्ट खत्म करता है। एसिड का जो भी इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रल करती है बेस, और बेस का जो भी इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रल करता है एसिड। तो आपने क्या लिया, अपने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ले लिया एसिड और बेस। देखें दोनों ही फेमस एसिड और बेस हैं। HCl की बात भी मैं पहले आपसे कर चुकी हूँ कि HCl यूज़ करना है, इसलिए याद कर लें, H2SO4 याद कर लें। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, नाम देख के अब आपको याद आ जाना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्साइड क्या चीज़ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बेस है जो करोसिव है, रिपीट इसलिए कर रही हूँ, पेपर में एमसीक्यू आता है, आपको याद रहना चाहिए। तो HCl का रिएक्शन करवाया जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो फिर भी यही हुआ। लेकिन अब आपने याद रखने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या था। सबसे पहले तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताएं मुझे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये है स्टूडेंट्स कि आपके पास होगा एसिड, वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ और आपके पास जो रिजल्टेंट चीज बन जाएगी वो होगा आपका सॉल्ट और वाटर। ये है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वाटर एक कॉमन प्रोडक्ट है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट में हाइड्रोजन था ना, यहाँ पे हमारे पास वाटर वो कॉमन प्रोडक्ट है। एसिड बेस के साथ अटैच हो रही है तो वाटर आपका कॉमन प्रोडक्ट है, ये बात याद रखनी है। सॉल्ट बनेगा उसके अलावा, सॉल्ट के लिए हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें ये ज़रूरी हैं। एसिडिक रिएक्शंस जब पढ़े, बेसिक रिएक्शंस जब पढ़े, तो मैंने आपको बताया कि वाटर किस तरह से आपने प्रोडक्ट साइड पर लिखा कि बेस का OH ले लिया और एसिड का हाइड्रोजन ले लिया। तब हमने बात की थी एसिडिक और बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम बात कर रहे हैं सॉल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉल्ट का पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब यह है कि आपके पास सॉल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होने जरूरी हैं, क्योंकि सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड है। तो आप देखें कि आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव क्या क्या चीजें हैं। हाइड्रोजन तो आपका निकला, ठीक है, ये H पॉजिटिव के फॉर्म में आता है, लेकिन हाइड्रोजन निकला इस OH माइनस के साथ जुड़ा, इसने बना दिया वाटर। अब ये दो चीजें तो निकल गई, पीछे रह क्या गया है? पीछे रह गया क्लोरीन और पीछे रह गया सोडियम। सोडियम और क्लोरीन जहां नजर आए सोडियम क्लोराइड बना दे बहुत ही आराम से। ये हमारा कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, एक ऐसा सॉल्ट जो बाकी सॉल्ट्स को पढ़ने में भी हेल्प आउट करता है। तो ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। अभी तक हम जो प्रेपरेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं इसमें हमने ये देखा है कि सॉल्ट को तैयार करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सॉल्युबल तरीका, एक होता है इनसॉल्युबल, क्योंकि कुछ सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, मिक्स हो जाते हैं वाटर में या सॉल्वेंट में, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं, मिक्स नहीं होते वाटर में या किसी भी और सॉल्वेंट में। सबसे पहले जो हम जितने तरीके अभी पढ़ेंगे वो सॉल्युबल के पढ़ेंगे, एंड में एक तरीका होगा जो हम इनसॉल्युबल पढ़ेंगे। सॉल्युबल के जितने तरीके हैं, सबसे पहले आता है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है डायरेक्टली डिस्प्लेस कर दो। किस चीज़ को डायरेक्टली डिस्प्लेस करना है? हमने HCl या कोई भी एसिड का जो हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस करना है, वहां पे अपना मेटल अटैच करवा देना है। और मेटल अटैच करने से आप देख सकते हैं हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, मेटल अटैच हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, इसी तरह सोडियम क्लोराइड बन गया। जनरल केमिकल रिएक्शन याद रख लें, इससे आपको पूरा रिएक्शन याद रखने में आसानी होगी। एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी और सॉल्ट बन जाएगा। जितने पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हैं, मेटल आपका पॉजिटिव है, ये बात आपने वैसे ही याद रख लेनी है। एसिड का नेगेटिव पार्ट उठाएं और सॉल्ट बना दें। दूसरा मेथड है न्यूट्रलाइजेशन मेथड। न्यूट्रलाइजेशन मेथड में एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती हैं। कैसे? सॉल्ट और वाटर बना के। तो वाटर आपका कॉमन प्रोडक्ट है, ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है स्टूडेंट्स। और आपके पास जो एसिड है उसका हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन बेस का वाटर बना देंगे। फिर पीछे देख लें कि आपके पास कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव चीज है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का होना बहुत ज़रूरी है। सोडियम हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के साथ आती है, क्यों? क्योंकि ये मेटल है, पॉजिटिव का चार्ज होता है सोडियम पे। Cl हमारे पास नॉन मेटल है, क्लोराइड है, ये माइनस का चार्ज है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव को जब हमने किया अटैच तो हमारे पास बन गया वो फाइनल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं NaCl। तो आप लोगों ने याद रखना है स्टूडेंट्स, आपके पास ये दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, इनको रिपीट किया है इसलिए ताकि आपको सॉल्ट फॉर्मेशन समझ आए। पहले जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़ा था उसमें आपने देखा था कॉमन प्रोडक्ट्स कौन से हैं। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट में हाइड्रोजन है और न्यूट्रलाइजेशन में वाटर है। आज हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को इकट्ठा करके कैसे लिखना है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस कैसे किए? मेटल आपका वैसे ही पॉजिटिव होता है, अपने एसिड में से निकालें नेगेटिव और मेटल के साथ अटैच कर दें। साथ ही साथ न्यूट्रलाइजेशन में भी हमने ये देखा एसिड और बेस का हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन हमने निकाल के वाटर बना दिया, और जितने पॉजिटिव और नेगेटिव रह गए जब वो इकट्ठे अटैच हुए तो वो बन गए आपका सॉल्ट। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बहुत ज़रूरी रिएक्शन है सॉल्ट की फॉर्मेशन में, बहुत कॉमन रिएक्शंस हैं और मुश्किल तो है ही नहीं। एसिड के रिएक्शंस में भी पढ़े, बेस के रिएक्शंस में भी पढ़े, तो आज हमने इनको सॉल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, मुश्किल नहीं है, इनको आप लोगों ने याद रखना है। तो जी स्टूडेंट्स, देखा आपने कि कैसे सॉल्ट्स बनते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स।
दो रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट पड़े हैं, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एसिडिक रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ सॉल्ट की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आपने इन दो रिएक्शंस को अच्छे से याद कर लेना है और केमिस्ट्री ऐसे रिएक्शंस याद नहीं करने वाले होते। लिखें, इसको रिपीट करें जब तक आपको अच्छी तरह ये मेमोराइज ना हो जाए। कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट आ गया तो पूरा का पूरा टॉपिक आराम से आप कर जाएंगे। आप इनकी रिवीजन करें, मजीद हम तरीकों में बात करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।